नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति का नाम चुन लिया है जिसकी घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों को जितनी खुशी होगी उससे ज्यादा दर्द मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को होगा और बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तेजस्वी प्रसाद यादव को होगा। क्यों होगा, उसके पीछे के समीकरण को समझने से पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किन लोगों को और किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामों का चयन किया है। मित्रों, आपको पता है जेपी नड्डा जो निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनका कार्यकाल 2023 के जनवरी में ही खत्म हो चुका था, लेकिन चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना था इसीलिए इनको एक्सटेंशन मिला जून 2024 तक का। लेकिन जून 2024 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कार्यकारी अध्यक्ष चुनने की प्रैक्टिस शुरू की तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने देखा है कि असमंजस की स्थिति थी। कई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच कहीं ना कहीं एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति के कारण अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई। फिर उस चुनाव को टाला गया दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण। उससे पहले महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में विधानसभा चुनाव था। आपको पता है जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलता रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अब कार्यकारी अध्यक्ष चुनने से बेहतर है कि संगठनात्मक चुनाव हो जाए, उसके बाद परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही चुनाव करेंगे। तो आपने देखा कि इधर 10 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से 12 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया है और अब सप्ताह भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है। और आपको पता है कि आज से ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके प्रांत प्रचारकों की बैठक हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय दल में, राष्ट्रीय राजनीतिक दल में राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का पद हुआ करता है, जो कि बॉस हुआ करते हैं, सबसे बड़ा पद हुआ करता है, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रांत प्रचारक हुआ करते हैं। और ये प्रांत प्रचारक के अंडर में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी काम किया करते हैं। मतलब प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते हैं और जो संगठन महामंत्री होते हैं, ये किसको रिपोर्ट करते हैं? तो प्रांत प्रचारक को। तो उन्हीं प्रांत प्रचारकों की आज दिल्ली में बैठक है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक की समाप्ति तक प्रधानमंत्री भी विदेश दौरा से लौट कर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री 5 देशों के दौरे पर हैं, घाना, टोबैको एंड ट्रिनिडाड वगैरह में। तो आज प्रधानमंत्री के लौट कर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम शॉर्टलिस्ट करके रखा है उन नामों में से एक नाम पर मुहर लगेगा और वो नाम ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा चौंकेंगे अखिलेश यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव। चूंकि जिस पीडीए की बात कर रही है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, उनके इस मिशन पर सबसे बड़ा थप्पड़ आप एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से लगाने जा रही है। और ये दोनों नाम ऐसे हैं जो पीडीए से भी आते हैं और साथ साथ ऐसे जातिगत समीकरण से आते हैं जिसका कि सर्वाधिक असर बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनावों पर पड़ने वाला है। आपको पता है कि विगत 6 महीने के अंदर लगातार कयास चल रहे हैं। कभी आ रहा था कि इस बार दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और वो महिला भी होगी। उस क्रम में 3 नाम हम लोग लगातार सुनते आ रहे थे। ठीक है कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उसके बाद वनाथी श्रीनिवासन जो कि तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ महिला नेत्री हैं, उन्होंने ही वनाथी श्रीनिवासन ने ही कमल हासन जैसे सुपरस्टार को, तमिलनाडु के सुपरस्टार को चुनाव में हराया है। उसके बाद डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश से, आपको पता है डी पुरंदेश्वरी एनटी रामाराव की बेटी हैं और चंद्रबाबू नायडू की, जिसे हम कहते हैं ना कि मैंने साली, बड़ी साली है चंद्रबाबू नायडू की। तो उनके नाम की चर्चा चली। फिर भारतीय जनता पार्टी में चर्चा चली कई नामों की। शिवराज सिंह चौहान का नाम आया कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग से किसी व्यक्ति को अगर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी तो शिवराज सिंह चौहान का नाम आया। धर्मेंद्र प्रधान का नाम आ रहा था, भूपेंद्र यादव का नाम आया,
केशव प्रसाद मौर्य का नाम आया। उतना ही नहीं, सुनील बंसल जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में संगठन के महामंत्री थे, उनका भी नाम जो है लगातार आता रहा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने दो नामों को शॉर्टलिस्ट किया है। पहला नाम है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में चुनाव अभियान के सफल संयोजक रहे भूपेंद्र यादव का। राजस्थान के रहने वाले हैं भूपेंद्र यादव, आपको पता है राज्यसभा के सदस्य रहे, केंद्र में मंत्री हैं, कई राज्यों में प्रभारी रहे हैं। बिहार में लगातार कई वर्षों तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वो प्रभारी के रूप में बिहार के चुनावी राजनीति को एकदम आप कह सकते हैं कि पूरा अच्छे तरीके से वो समझते हैं भूपेंद्र यादव। और सबसे निकटतम चुनाव अगर कहीं होना है तो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। आपको याद होगा यही भूपेंद्र यादव हैं जब 2020 में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार बन रही थी, उस दौरान वो नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाने का लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस प्रयास में असफल हो गए। खैर, तो एक नाम चल रहा है भूपेंद्र यादव का और दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य आपको पता है कि विश्व हिंदू परिषद से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, फायर ब्रांड नेता रहे हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। आपको पता है बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है उसका कितना महत्व है। विशेष रूप से अभी 2025 में अक्टूबर नवंबर में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है तो हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौर से ही राष्ट्रीय जनता दल लगातार कुशवाहा वोटों को एनडीए से तोड़ने का प्रयास चल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो लव कुश समीकरण नीतीश कुमार का सबसे सुपर हिट डुपर हिट समीकरण माना जाता था कि लव कुश के सहारे ही नीतीश कुमार, लव कुश और अति पिछड़ा वोट बैंक के सहारे ही नीतीश कुमार लगातार बिहार की राजनीति में 20 वर्षों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो उस लव में से कुश को तोड़ने की राजनीति लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने किया कि कई कुशवाहा जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो फॉर्मूला जो है बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया तेजस्वी यादव का। केवल मध्य बिहार में थोड़ा सा जो है और शाहाबाद के इलाके में कुछ ये हिट किया, ठीक है, कुछ लोकसभा सीटें जीतने में महागठबंधन कामयाब रही थी, लेकिन पूरे राज्य के चुनाव परिणाम पर इसका कोई व्यापक असर कहेंगे वो नहीं पड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूला बनाकर, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला बनाकर लोकसभा चुनाव में जो चोट भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दिया है, भारतीय जनता पार्टी शायद उस चोट को भूल नहीं पाएगी। वैसी ही चोट है जब 2004 में आपको याद होगा कि बीजेपी को मात्र 29 सीटों पर संतोष करना पड़ा था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो वही स्थिति इस बार भी रही उत्तर प्रदेश में कि 37 सीटें जो है वो अखिलेश यादव एंड अलायंस जो है जीतने में कामयाब रही वहां पर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी विजय थी अखिलेश यादव की पीडीए फॉर्मूला पर। और उसी पीडीए फॉर्मूला पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव लगातार धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी राजनीति का कारवां जो है आगे बढ़ चुका है। साथ ही राहुल गांधी भी लगातार जो है दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों की राजनीति को अपना आधार बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार जातिगत जनगणना के मुद्दे को जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उठाया और उसका असर दिखा कि अंततोगत्वा केंद्र सरकार जो है जाति के आधार पर जनगणना कराने को तैयार हुई। ये बात आपको याद होगा, आज से 4 महीना पहले लोक संसद के अंदर राहुल गांधी ने कहा था कि आज आप इनकार कर रहे हैं लेकिन हमारी बात माननी पड़ेगी। अंततोगत्वा भारत सरकार को ये बातें माननी पड़ी और भारत सरकार ने तय किया कि नहीं, इस बार की जो जनगणना होगा वो जाति के आधार पर होगा। तो जो एक राजनीति पिछड़ों दलितों की राजनीति जो एक देश भर के अंदर उभर रही है और उस उभारने के केंद्र में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की। इसलिए भी ये भूमिका अधिक समझ में आती है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक सांसद चुनने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश का संसदीय राजनीति में, केंद्र की राजनीति में कितना महत्व है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ही आना पड़ा प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो ये
सबसे सबसे बड़ा फैक्टर है। आपने देखा राहुल गांधी वायनाड से जीते 2019 का चुनाव, लेकिन 24 में फिर लौट कर आ गए वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली। क्यों? इसलिए कि उत्तर प्रदेश की पहचान, उत्तर प्रदेश की ताकत केंद्र में सरकार बनाने में जबरदस्त होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए, और चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति सोशल जो समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है, लगभग एक जैसा है, तो इसको साधने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने इन दो नामों का चयन किया है। अब देखते हैं कि जब आज अभी 3 दिन का त्रिदिवसीय ये प्रांत प्रचारकों की बैठक, उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ बैठक में किन का नाम तय होता है, लेकिन मुहर अंतोगत्वा लगना है इन्हीं दो नामों में से किसी एक पर, भूपेंद्र यादव या केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य की संभावना इसलिए भी बनती है कि आपको याद होगा आज से 10 दिन के अंदर की घटना है, जब उत्तर प्रदेश में अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, और जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनका व्यवहार था मंच पर, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकेत अमित शाह भी देकर गए थे उत्तर प्रदेश को। और चलिए हम लोग भी जिस प्रकार से आप लगातार 2023 जनवरी से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं, हमारी भी नजर उस पर बनी हुई है। हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।